So yesterday we have done security related. I mean, we have started with security related financial services. We could cover a few, and we have another one as underwriting services. Now, what do you mean by underwriting services? See, when companies on their own are not able to sell the securities at a established price in the market, therefore they take a help of an expert, and that expert is known as underwriter. Now he is responsible for the issue and management of the shares, okay, which are issued in the market, at what price, okay, and then how to do public, how to do advertisement, okay, how, which bank to appoint, यस, कितना लोन लेना पड़ेगा बैंक से, ब्रोकर्स अपॉइंट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आई मीन साइन करना। तो ये सारा काम है ना, बैंकर्स देख लेते हैं, आई मीन सॉरी अंडरराइटर्स देख लेते हैं। अब अंडरराइटर का मेन रोल होता है ना, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, शेयर्स इशू करना मार्केट में ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। आपके सारे शेयर्स है ना इशू करता है कौन, अंडरराइटर। मतलब सारा रिस्क वो उठाते हैं। देखो सबसे पहली पहली लाइन पे लिखा हुआ है, अंडरराइटिंग मीन्स बियरिंग द रिस्क of not being able to sell the securities at the established price by virtue of purchasing the securities for resale to public. Basically ये क्या करते हैं, क्योंकि आप नहीं बेच पा रहे मार्केट में जितनी प्राइस पे आपको बेचना चाहिए, सो दैट इसके लिए अंडर राइटर्स जो होते हैं ना, वो आपसे शेयर्स पहले खरीद लेते हैं, ठीक है, उतने में जितने में आप नहीं बेच पा रहे हैं। अब वो देख लेंगे कि मार्केट में इन शेयर्स को कितने में बेचना है, एंड ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट पे ही बेचेंगे, अदरवाइज वो आपसे क्यों खरीदेंगे, राइट। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स मीन्स सबसे पहले अंडर राइटर आपसे शेयर्स खरीदेगा जितने प्राइस पे आपको बेचने थे, ठीक है, और फिर उसके बाद वो मार्केट में पब्लिक को रीसेल करता है। खुद के लिए नहीं खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं खरीदेगा, ठीक है, उसको रीसेल करने के लिए खरीदेगा। बेसिकली ये तब होता है जब कंपनी उतने प्राइस पे मार्केट में खुद होके बेच नहीं पाती है शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, ठीक है। और इसके लिए अंडरराइटर्स को सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। देखो लिखा हुआ है, मेनी बैंक्स आर एक्टिंग एज एन अंडरराइटर्स, they have to register themselves with SEBI for this purpose. SEBI is Security Exchange Board of India. ये एक इंस्टीट्यूशन है जो जो स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर करती है, मतलब डिफरेंट स्टॉक्स के जो वर्किंग्स है उनको देखती है, ठीक है। और अंडरराइटर्स कौन कौन हो सकते हैं, कौन प्रोवाइड कर सकते हैं अंडरराइटिंग सर्विसेज, बैंक्स, ब्रोकर्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ये कोई भी अंडरराइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजुअली आप देखोगे ना तो बैंक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं अंडरराइटिंग कमीशन में, सॉरी अंडरराइटिंग की सर्विसेज में। और इसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं, कमीशन, जैसे कहते हैं अंडरराइटर्स कमीशन, ठीक है। आया समझ में ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the next one, depository. Now, I mean, listen it very carefully, otherwise थोड़ा बाउंस जाएगा वो, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल है ये। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे शेयर्स हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होते हैं, तो अभी तो वो फिजिकल फॉर्म चलते नहीं हैं, तो अब जिनके पास वो फिजिकल फॉर्म में है, तो वो क्या करते हैं लोग, फिजिकल जिनके पास फॉर्म में शेयर्स हैं उनसे कंपनी, समझो आपने रिलायंस कंपनी में शेयर्स में इशू किया, आई मीन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो रिलायंस कंपनी आपसे वो शेयर्स ले लेगी, जो पुराने आपके पास शेयर्स है ना फिजिकल फॉर्म में, वो आपसे फिजिकली जो हैंडी शेयर्स हैं वो आपसे ले लेती है और उसको ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के फॉर्म में ओपन करवाती है, और रखती किसके पास है, देखो अपने पास नहीं रखेगी वो फिजिकल शेयर्स, किसके पास रखते हैं, डिपॉजिटरीज के पास। तो डिपॉजिटरीज क्या करते हैं, जो फिजिकल शेयर्स है ना उन्हें ऑनलाइन शेयर्स में कन्वर्ट कर कर वो फिजिकल शेयर्स अपने पास रखते हैं।
आई बात समझ में? चलो ये तो बात हो गई उनकी जिनके पास पुराने शेयर्स होंगे, फिजिकली जब शेयर्स खरीदते थे हम, ठीक है। लेकिन अब जब फिजिकल शेयर्स मिलते ही नहीं है, अब तो सिर्फ ऑनलाइन ही शेयर्स में डील करना पड़ता है थ्रू डीमैट अकाउंट। डीमेटरलाइजेशन अकाउंट होता है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको कल भी क्लियर किया था कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। तो शेयर्स आपको अब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में होल्ड करना पड़ता है, खरीदना बेचना पड़ता है। तो ये जो शेयर्स हैं, कहीं ना कहीं ये फिजिकल फॉर्म भी तो होंगे ना, इसका फिजिकल फॉर्म भी होगा, यस। तो ये किसके पास रखे जाते हैं? डिपॉजिटरीज के पास। अब डिपॉजिटरीज क्या करते हैं? कंपनीज के, सॉरी, इन्वेस्टर्स के फिजिकल शेयर्स अपने पास रख के आपको डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें आप वही शेयर को, उसी पर्टिकुलर फिजिकल शेयर्स को ऑनलाइन फॉर्म में डील कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन कस्टडी आपको दी जाती है। आ रहा है समझ में? तो इस जो डिपॉजिटरीज है ना हमारे इंडिया में, वो दो हैं, एक एनएसडीएल, एक सीडीएसएल, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो इतना डिटेल, हाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास्ड इन 1996 इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया वर सेट अप। पहला एनएसडीएल, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये पहला नेशनल लेवल पे है ये। और दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल कहते हैं इसे, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिपॉजिटरीज के साथ बाइंड होती हैं। समझो अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, टाटा कंपनी, अब वो दोनों के साथ है, एनएसडीएल सीडीएसएल। कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ एनएसडीएल के साथ होती हैं, और कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रेजेंटली सीडीएसएल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है? अगर आपकी कंपनी एनएसडीएल के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, एनएसडीएल के साथ बाइंड अप है, तो आप क्या करेंगे? आपके इन्वेस्टर्स के जितने भी फिजिकल शेयर्स हैं, वो आप इन्वेस्टर्स को ना देकर किसको देते हैं? एनएसडीएल को। अब एनएसडीएल उनका डीमैट अकाउंट ओपन करके, थ्रू एनएसडीएल हमारा डीमैट अकाउंट ओपन होता है, एंड देन हमको ऑनलाइन शेयर्स की जो क्या बोलते हैं कस्टडी होती है, वो हमें मिलती है। आया समझ में? देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है बहुत क्लियर वर्ड्स में। और डिपॉजिटरी देखो डिपॉजिटरीज है ना, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को दे देते हैं। डिपॉजिटरी के नीचे कौन होता है? अब एनएसडीएल तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये अपेक्स पोजीशन पे होता है। ये सारे डिपॉजिटरीज का काम देखने के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल बनाया। अब एनएसडीएल के नीचे जो उनके नीचे जो आते हैं ना, उनके अंडर में, उन्हें कहते हैं डीपी। आपका व्हाट्सएप का डीपी नहीं, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? ये एक एजेंट होता है। कौन अपॉइंट करता है इसे? डिपॉजिटरीज अपॉइंट करते हैं। मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये जो अपेक्स पोजीशन पे, जैसे आरबीआई, आरबीआई तो अपॉइंट करेगा हर बैंक का मैनेजर, हर बैंक का क्या बोलेंगे, ऑडिटर, राइट। तो वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल अपॉइंट करेगा एनएसडीएल के अंडर में डीपी। डीपी कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कौन होता है? एक एजेंट होता है जो डिपॉजिटरीज अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड दे एक्ट एज एन इंटरएक्टिंग मीडियम बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, और आप डिपॉजिटरी हैं एनएसडीएल, तो आपने किसको अपॉइंट किया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, डीपी को। अब वो डीपी आपके और मेरे बीच में लिंक बनाएगा। समझ में आया आपको? आपको क्योंकि जो सर्विसेज चाहिए वो डीपी आपको प्रोवाइड करेगा थ्रू एनएसडीएल। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा Yes, टेक्निकल ma'am. ऐसे समझना पड़ता है, हाँ। तो डीपी कौन है? इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये देखो, डीपी इज अ पर्सन रजिस्टर्ड विद सेबी। ऑफ कोर्स वो सेबी से पहले तो रजिस्टर्ड होके आता है। एंड मस्ट possess requisite, requisite मतलब रिक्वायर्ड। मतलब आप समझो अभी आप डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो एमबीबीएस, ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। इतना तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर भी आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन इतना requisite मतलब रिक्वायर्ड, उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड बाय, प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपॉजिटरी। मतलब एनएसडीएल ने जो क्वालिफिकेशन बोली है
वो अगर आपके हाथ में है, ओनली देन यू कैन possess a status of depository participant. सो आई होप, मैं अभी यहाँ पे चार्ट नहीं बना पा रही हूँ, बोर्ड नहीं है मेरे पास, बट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किसके अंडर में कौन अपॉइंट होता है. देखो, जब कंपनीज होती हैं वो जाती हैं बाइंड होकर, रजिस्टर्ड होती है एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ. दोनों के साथ भी हो सकती हैं और किसी एक के साथ भी हो सकती हैं. दैट इज नॉट अ कंपल्शन कि सिर्फ एक के साथ होना है. ठीक है. अच्छा, अगर वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ हो रही है तो एनएसडीएल अपने अंडर में डीपी को अपॉइंट करते हैं. डीपी इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ये एजेंट बनकर दो दो क्या कह सकते हैं, दो जनों के बीच में ब्रिज गैप करते हैं. कौन दो जन? एक डिपॉजिटरी, दैट इज एनएसडीएल जो अपेक्स पोजीशन पे होता है, और एक इन्वेस्टर. आया समझ में? और इनका मेन पर्पस, मेन फैसिलिटीज क्या होती हैं? आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके देना. ठीक है. डिपॉजिटरीज की हम मेन सर्विसेज देख रहे हैं कि आपको क्या क्या वो मेन फैसिलिटीज देते हैं. ठीक है. आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं. अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, मैंने कल आपको क्लियर किया था, जिसमें आपको फिजिकल शेयर्स होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऑल थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहते हो, तब तक आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं. इसका नाम ही डीमटेरियलाइजेशन है. तो नेक्स्ट पॉइंट भी देखो, वही है, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज. मतलब आपको फिजिकल शेयर्स में सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन. डीमटेरियलाइजेशन, मटेरियलाइजेशन मीन्स फिजिकल, तो मटेरियल, तो वो फिजिकल अभी डीमटेरियलाइजेशन मतलब वो फिजिकल नहीं रहेगा अभी. ठीक है. ओके. रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मतलब जिनके पास पुराने, अब मेरे पापा के टाइम पे, मेरे हमारे फोर फादर्स के टाइम पे, हमारे पापा के टाइम पे, जब जब डीमटेरियलाइजेशन, डीमैट अकाउंट नहीं था, तभी भी तो शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते थे ना. तो समझो मेरे मेरे डैड के पास शेयर्स पड़े हैं और फिजिकल फॉर्म में, और वो 50 साल पुराने हैं. ठीक है. 20 साल पुराने हैं. चलो, अब 20 साल पहले तो डीमैट अकाउंट नहीं था, 30 साल पहले तो डीमैट अकाउंट नहीं था. तो उससे रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं. मतलब आप अपने फिजिकल शेयर्स दो और आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करके उसको हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको ऑनलाइन शेयर्स बनाकर दे देंगे, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था. ठीक है. उसे कहते हैं रीमटेरियलाइजेशन. हमारे लिए डीमटेरियलाइजेशन, जो न्यू इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ना, तो अब तो आपके पास सीधा ही डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ना. अब तो ऑप्शन ही है ये डीमैट अकाउंट. अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, आपके अपने नाम से पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. ओके. चलो, नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स इन डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज. अब आपको किसी ट्रेड में सेटलमेंट करना है, मतलब कुछ बाय करना है, कुछ सेल करना है, कुछ अमाउंट रहा हुआ है उसको डील करना है, तो कुछ शेयर्स रहे हुए हैं उन्हें बेचना है. सेटलमेंट मतलब कोई भी सेटलमेंट करनी है तो इट इज थ्रू थ्रू डीमैट अकाउंट. अकाउंट ट्रांसफर भी आपको करके देते हैं वो. मतलब आपकी कंपनी के, सॉरी, आपने बेचा तो कंपनी के अकाउंट में से निकालकर आपके अकाउंट में उतना अमाउंट जमा करना भी किसका काम होता है? डिपॉजिटरीज का. आपने बेचा ना शेयर, तो बेचने के बाद जितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए वो कंपनी के अकाउंट से निकालकर, डिपॉजिटरी अपने जेब से तो नहीं देगा, कंपनी के शेयर्स है ना, तो कंपनी के अकाउंट से निकालकर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना टाइमली, प्रॉपर अमाउंट. ठीक है. ये किसका काम होता है? डिपॉजिटरी. प्लेज एंड हाइपोथिकेशन. अगर आप शेयर्स के बेसिस पे कुछ लोन लेना चाहते हैं तो कुछ गिरवी रखना, कुछ हाइपोथिकेट करना, कुछ मॉर्गेज रखना. ठीक है. कुछ उसके नाम पे गिरवी रखना, वो भी सारा लीगल फॉर्मेलिटीज भी कौन देखते हैं? डिपॉजिटरीज. ठीक है. और अगर आपको आपके शेयर्स के ऊपर कितना आप बोरो कर सकते हैं, कितना आप किसी को लोन दे सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको डिपॉजिटरीज देखनी. आया समझ में? क्लियर है? Yes. यस. सो ये डिपॉजिटरी सर्विस डीमटेरियलाइजेशन जो अभी हमने पढ़ा डिपॉजिटरीज के जरिए, ये भी डिपॉजिटरीज की जो सर्विसेज होती है ना, ये वाली जो अभी हमने पढ़ी डिपॉजिटरीज, ये वाली सर्विसेज भी आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं. ध्यान में रखना. ठीक है.
सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट आता है मर्चेंट बैंकिंग। अब मर्चेंट बैंकर जो होता है, देखो बैंक का ना एक बिल्कुल यूनिटी अलग होता है। एक बैंक मर्चेंट बैंकर बन सकती है कब? कब? जब वो सेबी से रजिस्टर्ड होती है। सबसे पहले तो उसको सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब मर्चेंट बैंक क्या होता है? मर्चेंट बैंक में एक कोई भी बैंक, एग्जांपल ले लो आईसीआईसी बैंक, ठीक है, वो मर्चेंट बैंकिंग का रोल परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो उसे रोल परफॉर्म करने के लिए सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब अगर सेबी से रजिस्टर्ड हो गए तो मतलब दैट बैंक बिकम्स मर्चेंट बैंकर। मैं नहीं बोल रही हूँ आईसीआईसी बैंक मर्चेंट बैंकर बन गई, नहीं। उसका एक यूनिटी अलग होता है, बिल्कुल डिपार्टमेंट ही अलग होता है, एंड दैट डिपार्टमेंट इज ओनली मर्चेंट बैंकर। अब वो कौन होते हैं, मतलब क्या रोल परफॉर्म करते हैं? मर्चेंट बैंकर इज एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। आपको शेयर्स इशू करके देना, बेच कर देना, ठीक है। मतलब आपको पता नहीं है कि कितने प्राइस पर शेयर्स को इशू किया जा सकता है। मुझे आइडिया नहीं, मेरी कंपनी को आइडिया नहीं है, मैंने कभी शेयर्स खरीदे बेचे नहीं है, हम न्यू कंपनी। तो आपको मर्चेंट बैंकर इशू मैनेजमेंट की सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं। हमने इशू मैनेजमेंट अलग से पढ़ा है कि इशू मैनेजमेंट होता क्या है। याद है आपको? इशू मैनेजमेंट हमने बिल्कुल अलग से एक पूरा टॉपिक पढ़ा है, मतलब इसमें ही सर्विसेज में इशू मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, इधर बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सेलिंग, मतलब शेयर्स को खरीदना बेचना, बाइंग सेलिंग और सब्सक्राइबिंग, लोगों तक पहुंचाना, उसको लोगों को एडवर्टाइज करना कि आप ये कंपनी के शेयर्स खरीदो, है ना। सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज, एक्टिंग एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आप एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एडवाइजर बनकर, कॉर्पोरेट एडवाइजर बन के बैठते हैं, सो दैट कंपनीज को सर्विसेज मिले। कौन सी सर्विसेज? इशू मैनेजमेंट। अब इशू मैनेजमेंट सिर्फ सिर्फ शेयर्स को खरीदना बेचना नहीं होता है। हमने डिटेल में डिस्कस किया इशू मैनेजमेंट क्या होता है। सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं होता है। आप सारे शेयर्स के अकाउंट्स हैंडल करते हैं। कितना कितना अमाउंट रिसीव करना है किससे, कितना अमाउंट इंस्टॉलमेंट रिसीव करना है किससे। याद है हमने ये भी पॉइंट्स की थी इशू मैनेजमेंट में। ओके, तो और कितने प्राइस पर शेयर्स को बेचना है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट करवाना है स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका इशू मैनेजमेंट में आ जाता है। तो बेसिकली जो मर्चेंट बैंकर होता है वो इशू मैनेजमेंट में क्या कह सकते हैं, डील करता है। ठीक है, इनका मेन रोल होता है इशू मैनेजमेंट। उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी हैं जो मर्चेंट बैंकर आपको दे सकता है। जैसे आपका इंटरनेशनल, देखो अभी तो हम सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज में खरीद आई मीन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ सिक्योरिटीज के बारे में बताइए। अदरवाइज मर्चेंट बैंकर तो आपको सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज के अलावा बहुत सारी सर्विसेज दे सकती हैं। जैसे एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस है आपका, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस है, तो आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब कितने गुड्स कहाँ बेचने हैं, ठीक है, और कितना अमाउंट किस कंपनी कौन सी कंट्री से रिसीव करना है। यूरोस में रिसीव करना है, डॉलर्स में रिसीव करना है, ग्राम्स में रिसीव करना है, येन में रिसीव करना है, या कहाँ पेमेंट करनी है आपको। अच्छा, किसी और कंट्री में अगर आपको बेचना है तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा कर देना। समझ आ रहे हैं? आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ करने का काम करते हैं, दैट्स इट। इस अगर मैंने ऐसे बोल दिया, मतलब बिजनेस में ही आपका एज अ मैनेजर डील करेगा, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट को स्मूथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें तो सारी चीजें आ गई, सारे फंक्शंस वो आई मीन सारे क्या बोल सकते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेता है एज अ मैनेजर। ठीक है, और मैम इसे देखो भी यहाँ पे सेबी में लिखा भी रजिस्टर है, होना पड़ता है। ही नीड टू टेक अ डिलिजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। मतलब जब तक वो सेबी से सर्टिफिकेट नहीं होगा, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है, तब तक वो मर्चेंट बैंकर करके रोल परफॉर्म नहीं कर सकता मार्केट में। ठीक है, ओके। अब आपका लास्ट पार्ट है इंश्योरेंस रिलेटेड। बिफोर दैट
आई वॉन्ट यू टू टेल मी हमने सिक्योरिटीज रिलेटेड में कौन कौन सी सर्विसेज की हैं? याद है आपको सिक्योरिटी रिलेटेड में कौन कौन सी सर्विसेज की हैं? हमने बैंक के बाद शुरू किया था सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस। सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया मुझे, एक बार फिर से बोलेंगे? शायद आपने यही बोला ना। सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस। वेरी गुड, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। Securities clearing क्लियरिंग, वेरी servicing. गुड, सिक्योरिटीज क्लियरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट था आपका Settlement service. सेटलमेंट सर्विसेज। वेरी गुड, सिक्योरिटी सेटलमेंट सर्विसेज। Security trading service. वेरी गुड, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सर्विसेज। गुड Private जॉब। placement, प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब थ्रू प्राइवेट Underwriting प्लेसमेंट। service. underwriting services, यस, थ्रू प्राइवेट, deposit, यस थ्रू प्राइवेट, Merchant एक banking. मिनट एक मिनट, थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आप अपने शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब एग्जांपल, अगर आप किसी बैंक को आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू आप शेयर्स को खरीदेंगे, मतलब एज अ बैंक आप शेयर्स को खरीदेंगे और कुछ सालों के बाद अगर आपको बेचना है तो प्रॉफिट बनाकर बेच सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप अपने शेयर्स में डीलिंग कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब जिससे टाइम सेव होता है, ऑफ कोर्स इट इज सेविंग ऑफ टाइम, क्योंकि आप इशू नहीं करोगे। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देख लेगा आपके शेयर्स को खरीदने बेचने का काम। सिक्योरिटीज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो सब कुछ सिक्योरिटीज के बारे में ही बोल रहे हैं वो, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल, कोई भी सिक्योरिटी पकड़ लो आप। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, हमने इसमें पढ़ा, एक अंडरराइटर अपॉइंट होता है जो पहले आपके शेयर्स खरीद लेगा इस्टेब्लिश्ड प्राइस पे, जो आपको प्राइस पे मार्केट में बेचने थे, और फिर वो पब्लिक में रीसेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डिपॉजिटरी, इसमें मैंने आपको क्लियर किया। एनएसडीएल और सीडीएसएल होते हैं जो दो डिपॉजिटरीज हैं, उसके अंडर में डीपी अपॉइंट होते हैं जो आपके फिजिकल शेयर्स होल्ड करते हैं और आपको ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के थ्रू फैसिलिटीज शेयर्स की प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ शेयर्स नहीं, सारे सिक्योरिटीज, कुछ भी आप खरीदो। और अभी अभी हमने किया मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, तो ये आपका सारा क्या था, सिक्योरिटी रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब आपका लास्ट पार्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज का, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज में क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो वो आपको इंश्योरेंस करवा कर देते हैं बिजनेस का, अंडरराइटिंग पॉलिसी बनाते हैं जिसमें आपका बिजनेस इंश्योर हो जाता है। अब इंश्योर होने से क्या हो जाएगा, आपका जो रिस्क है दैट इज डाइवर्सिफाइड। नाउ दैट रिस्क इज टेकन बाय इंश्योरेंस कंपनी। नाउ इफ सपोज समथिंग हैपेंस टू बिजनेस, तो जो भी बिजनेस का नुकसान होगा फ्यूचर में, समझो कुछ हो गया, तो बिजनेस का नुकसान है वो उसको बेयर करने के लिए इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज आपको दी जाती हैं। आया समझ में? थ्रू अंडरराइटिंग पॉलिसी, देखो एक पॉलिसी पहले से ही वेल इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी बनाई जाती है, अंडरराइटिंग पॉलिसी बनाई जाती है बिजनेस के लिए, एंड दैट इंश्योर दैट बिजनेस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ री इंश्योरेंस। अब ये री इंश्योरेंस क्या होता है मैं बताती हूँ। मेड बाय पर्सन्स फॉर नेसेसरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब आपके जितने नॉलेज में और एक्सपीरियंस में, आप जितना बिजनेस आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जितना बिजनेस आप एक्सपैंड कर रहे हो, उसके बेसिस पे जितनी भी इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं वो देना, पॉलिसी के अंडर में रजिस्टर्ड करना, और री इंश्योरेंस सर्विसेज देना। अब री इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। समझो आपको ना बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, लोन चाहिए, नहीं लोन नहीं बोल सकते, इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए आपकी बिजनेस से रिलेटेड। आपको सपोज 1 करोड़ का पॉलिसी खरीदना है। अब है ना 1 करोड़ की जब आप पॉलिसी खरीदते हो तो एक इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ की पॉलिसी नहीं दे सकती है, बिकॉज इट इज अ ह्यूज अमाउंट। अब वो 1 करोड़, समझो आपके बिजनेस का कुछ नुकसान हो गया, तो 1 करोड़ चुकाने के लिए भी तो बैंक को उतनी कैश भी तो होनी चाहिए ऑन द स्पॉट, पैसे पे करने के लिए, या 1-1.5 महीने के बाद चलो आपको पे करना है। तो 1 करोड़ इज सच ए ह्यूज अमाउंट। सपोज 1 करोड़ का 80% भी पे करना है अगर इंश्योरेंस कंपनी को,
दैट बिकम्स 80 lakhs, है ना? तो 80 lakhs is such a huge amount, and it cannot be taken by only one insurance company. Therefore, insurance company takes help of another insurance companies. सपोज ए इंश्योरेंस कंपनी ने बी इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प ले ली, तो अब वो दोनों मिल बांट के आपके क्लेम को चुकाएंगे, आपका बिजनेस का इंश्योरेंस लेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब समझो 1 करोड़ है तो 50 lakhs बी कंपनी ने ले लिया इंश्योरेंस, और ए कंपनी ने ले लिया 50 lakhs का। और चुकाने का भी जब भी टाइम आएगा, क्लेम का टाइम आएगा, तब समझो 80 lakhs पे करना है क्लेम के नाम पे, तो 40 lakhs ए कंपनी देगी, 40 lakhs बी कंपनी आपको दे देगी। देखो, आपको दो कंपनीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप किसके पास क्लेम के लिए आएंगे? ए कंपनी के पास। आप प्रीमियम किसको भरेंगे? ए कंपनी को। अब ए कंपनी का काम है प्रीमियम पहुंचाना बी कंपनी को, और जब क्लेम का टाइम आएगा तब बी कंपनी से वसूल करना। आपको ए कंपनी को ही देखना है, ए कंपनी के पास ही जाना है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स ए कंपनी को सबमिट करने हैं, लेकिन ए कंपनी बी कंपनी से हेल्प लेगी। आया समझ में? ठीक है, उसे कहते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, ओके। उसमें क्या क्या, उस अंडरराइटिंग पॉलिसी में क्या क्या काउंट होता है? आपका बिजनेस का क्लास क्या है, मतलब कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है? ज्योग्राफिकल स्कोप क्या, कौन सी एरिया में आपका बिजनेस है? ज्यादा ऐसी एरिया में तो नहीं है जहाँ पे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत हाईवे टाइप है, आपका हाईवे साइड आपका बिजनेस आता है, ठीक है? तो उसमें चांसेस ऑफ रिस्क थोड़े कम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ज्योग्राफिकल स्कोप देखना पड़ता है, अंडरराइटिंग लिमिट्स, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स, आपके प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने बिजनेस कितना एक्सपांड कर रखा है, कितनी एरियाज में, कितनी कंट्रीज में आपका बिजनेस एक्सपैंड किया हुआ है, ठीक है? तो उतना कम हो जाता है ना रिस्क, है ना? तो ये सारी चीजें अंडरराइटिंग पॉलिसी में नोट की जाती है। आई बात समझ में? और Yes, मैंने ma'am. आपको अभी अभी बताया री इंश्योरेंस मीन्स क्या होता है। री इंश्योरेंस मीन्स प्लेसमेंट ऑफ बिजनेस बाय द इंश्योरर विथ एनी अदर री इंश्योरर, मतलब एक और इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया जाता है सो दैट आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाए, कम हो जाए, ठीक है? और IRDA से अप्रूव करना पड़ता है पहले री इंश्योरेंस के लिए पहले IRDA से अप्रूव करना पड़ता है। अब IRDA कौन है? जो इंश्योरेंस कंपनी का गॉडफादर है। जैसे सारी बैंक्स को कौन देखता है? RBI, है ना? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है ना 1949 के हिसाब से बैंक्स के लिए, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बना हुआ है IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी होती है जिसमें सारे इंश्योरेंस कंपनी के वर्किंग्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आई मीन ये सारा देख लेते हैं कि सारे इंश्योरेंस कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करते हैं कि नहीं करते, ओके? सारे उनके वर्किंग्स लीगल हैं कि नहीं है, ओके? तो IRDA में आपको ये सारी पॉलिसी सबमिट करनी पड़ती है। अगर प्रायर अप्रूवल है IRDA का, ओनली देन ये री इंश्योरेंस हो सकता है, ओके? ठीक है, Yes, ma'am. so according to your syllabus there are 5 what to say different फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला क्या था? Fee based. यस, फंड बेस्ड, Fund 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 फंड बेस्ड। based, सेकंड था fee फी based, बेस्ड। fee थर्ड था based, आपका बैंकिंग रिलेटेड। banking फोर्थ सिक्योरिटीज रिलेटेड। securities, वेरी गुड। एंड फिफ्थ है आपका insurance. यस, Insurance related इंश्योरेंस insurance service. related financial service. यस। अब ये है ना, जो ये हम करेंगे ना, अब ये देखो ये वाली, अब है ना ये अदर सर्विसेज हैं, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है? मतलब आप इसको एज अ 6th पॉइंट नहीं काउंट करेंगे, ये बिल्कुल अलग है।
मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ये देखो कितने सारे टाइप्स हैं। पहला नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग क्या होता है ये आप सबको पता है। नेट बैंकिंग क्या होता है? नेट बैंकिंग मतलब आप ऑनलाइन ऑनलाइन। इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा पहुंचाना, ठीक है, पेमेंट करना, रिसीव करना, या फिर बिल्स को भरना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, Online शॉपिंग करना, shopping. टिकट्स बुक करना, रेलवे टिकट्स बुक करना, मूवी टिकट्स बुक करना, आप जो कुछ करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करना, किसी से पेमेंट रिसीव करना, आपके अकाउंट बैलेंसेस को चेक करना कि आपके आपके क्या बोल सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट बैंक अकाउंट में, एफडी के अकाउंट में कितना बैलेंस अभी जमा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इसके लिए आपको एक नेट बैंकिंग का एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है। पासवर्ड और यूजर नेम सेट करना पड़ता है। ओनली देन यू कैन यूज इंटरनेट बैंकिंग। ऑफ कोर्स ये आप उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, यूजर नेम चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है टू लॉग इन टू कस्टमर नेट बैंकिंग वेबसाइट। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेट बैंकिंग क्या होता है। अभी जैसे आईएमपीएस होता है, मोबाइल बैंकिंग जिसे कहते हैं, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। एनईएफटी होता है जिसे हम कहते हैं नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। मतलब ये ना एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सारे मोड्स होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के। आ रहा है समझ में? इंटरनेट बैंकिंग करने के ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप एनईएफटी भी कर सकते हैं, आप आरटीजीएस भी कर सकते हैं, आप आईएमपीएस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग मोड्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड, अब हमने पहले ही डिस्कस किया क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मतलब ये करंट बैंक, सॉरी, ये मतलब ये वो सर्विस है जिसमें आप अपनी लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें से और फिर टाइम पे पेमेंट करके रिवॉर्ड पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, जितना आपके अकाउंट में उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम मशीन के थ्रू भी ये आई मीन ऑपरेट हो सकता है। 24/7 ऑपरेटेड है ये। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों में सेम है, 24/7 ये यूज कर सकते हैं। आधी रात को भी आपको किसी कैश की नीड पड़ी, बैंक तो बंद है, अब आधी रात में बैंक तो नहीं खुली होगी, लेकिन एटीएम तो ओपन होगा, आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो है, तो आप स्वाइप करके अमाउंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यूआर कोड क्या होता है? इंडियन क्यूआर कोड, ये ना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडियन क्यूआर कोड फॉर मेकिंग पेमेंट्स यूजिंग फॉर क्रिप्टिक मैट्रिक्स बारकोड्स टेक्नोलॉजी। ये ना इसलिए बनाया गया है जैसे आपका सेफ्टी, मतलब जैसे दिस कोड विल फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस between Visa, मास्टरकार्ड, रुपए, यूपीआई, आधार इनेबल्ड पेमेंट्स एंड बैंक ट्रांसफर्स। इन सब के बीच में डिफ्रेंसिएशन लाता है ये कोड, मतलब पता चलेगा ये वीजा है, ये मास्टर कार्ड है, समझ में आ रही है? कोड देखकर पता चल जाएगा। सेफ्टी के लिए बेसिकली ये क्यूआर कोड बनाया गया था। इट कैन इजीली मेक ट्रांजैक्शंस विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी। सिर्फ ये कोड दे दिया ना आपने, और कुछ डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब ज्यादातर ये इसलिए बनाया गया है कि सेफ्टी रहे, ज्यादा डिटेल्स आपको सामने वाली कंपनी को देने की जरूरत ना पड़े, थर्ड पार्टी को देने की ना जरूरत पड़े, और सीधा पेमेंट हो जाए, ठीक है, क्यूआर कोड के जरिए। डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट आपको पता है क्या है? आप अभी तो मोबाइल में सारे लोग ही यूज करते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से ये जो क्राइसिस आ गया, आई मीन पैंडेमिक टाइम आ गया, अब तो आप लोग सारे ही, आपको पता होगा कि ये डिजिटल वॉलेट्स क्या होते हैं। जैसे अब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही हूँ, कैश नहीं है, तो जैसे ऑटो रिक्शा, कैब, पेटीएम कर दिया उनको, गूगल पे कर दिया, मुझसे ज्यादा आपको नाम पता होंगे ई वॉलेट्स के। ई वॉलेट भी कह सकते हैं हम, डिजिटल वॉलेट का दूसरा नाम होता है ई वॉलेट।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स, ठीक है, मोबाइल मोबीविक है ना, फ्री चार्ज, ये सारे क्या हैं, ये सारे एप्स होते हैं। पेटीएम, ये सारे ना ऐप, आप ना मोबाइल में इसको ऐप के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऐप में इंस्टॉल करने के बाद कहीं पे भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं विदाउट कैरिंग हार्ड कैश, आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ होना क्या चाहिए, आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए। आया समझ में? कहीं पे आपको कुछ पेमेंट करनी है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अच्छा घर के लिए जो आई मीन मेंटेनेंस बिल पे करना है, आप टीवी देखते हैं तो डीटीएच का रिचार्ज करना है ना, आपके मोबाइल का रिचार्ज करना है, ठीक है, ये सारे खर्चे, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, तो आप ये सारे खर्चे यहाँ से भर सकते हैं। मोबाइल से सिर्फ ऐप इंस्टॉल करके आप ये सारे खर्चे भर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है पेटीएम, दूसरा एग्जांपल है जीपे, ठीक है, जो अभी बहुत कॉमनली यूज होते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट enables कस्टमर टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। पेमेंट नाम ही बोला, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक आपको पेमेंट करनी है, तो यूपीआई आपको इजी करके देता है। और ये किसके अंडर में ये प्रोवाइड होता है, कौन प्रोवाइड करता है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो यूपीआई प्रोवाइड करते हैं। किसको? पब्लिक को, प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट बैंक्स को, ठीक है, सबको प्रोवाइड करने के लिए यूपीआई जो सिस्टम है वो कौन प्रोवाइड करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई बोलते हैं इसे। अब वो अपना इंटरफेस भी बना सकते हैं, बैंक्स अपना इंटरफेस बनाकर, मतलब प्रोवाइड कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर में वो अपना इंटरफेस बनाकर माइक्रो पेमेंट्स कर सकते हैं, मतलब छोटी मोटी पेमेंट्स करना, इजी करना, लोगों के लिए इजी कर देना, वो इंटरफेस वो बना सकते हैं जो 24/7 ऑपरेट करता है, ठीक है। आपके या तो आधार नंबर पे इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा वो, मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगा, या तो मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाएगा, या अकाउंट नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट नंबर के साथ साथ आईएफएससी कोड भी लगता है, ठीक है, जो बैंक का ही होता है, जो बैंक आपको देती है, या कोई भी किसी भी चीज से आपका लिंक हो सकता है, आपकी एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, ठीक है। इससे ना आपका इजी हो जाता है इंटरनेट, आई मीन नेट बैंकिंग है ना, इजी हो जाती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए। ओके, ई कूपन्स क्या होते हैं? ई कूपन्स आपको पता है क्या होते हैं? जैसे आपने ना जैसे पेटीएम के थ्रू आप डील करते हो, पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू आप पेमेंट करते हो, तो आपको है ना वहां से आपको कुछ वाउचर्स मिल गए। अब वो वाउचर्स फिजिकल तो नहीं है, मतलब हैंडी तो नहीं है, आपके हाथ में तो कोई वाउचर नहीं है, वो तो आपको आपके ऐप में ही है, मतलब उसी जीपे के ऐप में, उसी पेटीएम के ऐप में, या फिर क्रेडिट कार्ड के जो जो क्रेडिट कार्ड में है, तो इसे ना आप ई कूपन बोलते हैं। ई कूपन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कूपन्स, ठीक है। इससे आप कुछ भी, मतलब कुछ खरीदना है, बेचना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, शेयर्स बाय करने हैं, बेचने हैं, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, मतलब आप ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस कूपन का ना कोड होता है, आइडेंटिफिकेशन कोड। अब ये कोड है ना सबका अलग अलग होता है, समझो आपके पास चार चार डिफरेंट ई कूपन्स हैं, तो चारों के कोड्स अलग अलग होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ कोड यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा कोड मैंने कौन सा कूपन मैंने यूज किया कहाँ पर। आया समझ में? तो कंपनी के पास भी रिकॉर्ड रहेगा ना, कोड होगा तो, कि अच्छा ये कोड है ना शॉपिंग में यूज हुआ था, ये कूपन मूवी टिकट बुक करने के लिए यूज हुआ था। और कोई कोई स्पेसिफिक होते हैं कि सिर्फ मूवी टिकट ही बुक कर सकते हैं, कोई कोई जनरल होते हैं कि आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, शॉपिंग, टिकट्स, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, एक्सेट्रा। कोई कोई जनरल भी होते हैं, कोई कोई स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और फिजिकल कूपन तो आपको पता ही है, पेपर कूपन होते हैं वो 10 रुपए, 50 रुपए के, या जहाँ आप फिजिकल शॉप पर जाकर कुछ खाना पीना, देख यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ देखो, पिज्जा हट जाकर, डोमिनोज जाकर, बिग बाजार जाकर वो कूपन्स को रिडीम करते हैं,
उसे तो फिजिकल कूपन कहा जाता है। ओके, और लास्ट होता है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है आपका डेबिट कार्ड, सॉरी, कस्टमर्स कैन यूज आधार कार्ड एज डेबिट कार्ड्स। यानी कि आपके पास अगर आधार कार्ड है ना, तो इट विल बी एज गुड एज योर डेबिट कार्ड। मतलब आपको डेबिट कार्ड नहीं भी कैरी किया है, अगर आधार कार्ड है, अगर आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किया हुआ है, AEPS किया हुआ है, तो आप अपना आधार कार्ड भी डेबिट कार्ड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ इट इज ऑलरेडी लिंक टू योर बैंक अकाउंट। समझा, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ता है, वो बैंक के पास जाकर डिटेल्स फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं, एंड वो आपको ये सर्विसेज देते हैं बैंक ऑफिशियल्स, जिसके लिए फिंगर स्कैन की जाती है। ठीक है, अगर आपको कहीं पेमेंट करनी हो ना, तो आपकी फिंगर स्कैन की जाती है। मतलब ये भी देखो, ये सारे सिस्टम्स है ना क्यों बनाए, जैसे सेफ्टी रहे। देखो आपकी फिंगर स्कैन होगी, अब किसी और की होगी, किसी आधार कार्ड चोरी भी हो गया, कोई पेमेंट करना भी चाहता है कहीं पे, या कुछ पैसे विड्रॉ भी करना चाहते हैं, तो नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि फिंगर स्कैन करनी पड़ेगी उसको। तो मतलब वो सिर्फ ये दो सिस्टम्स बनाए गए थे जैसे सेफ्टी हो। ठीक है, ओके, माइक्रो पेमेंट्स करने के लिए AEPS बनाया गया था, लेस देन 4,000 रुपीज। इज इट क्लियर? सो फाइनली वी आर Yes, ma'am. डन विथ चैप्टर नंबर 1। Yes, ma'am. चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी पीछे बहुत सारे देखो MCQs भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपका इंटरनल एग्जाम जो होगा ना MCQs का, फर्स्ट जो इंटरनल एग्जाम होगा वो आपका MCQs का होता है। तो देखो कितने सारे ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, MCQs, ये देख रहे हैं आप, मैच द पेयर्स, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको टेक्स्ट बुक है ना खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप है ना बाहर बिल्कुल जाए नहीं, सब कुछ यहाँ पे आपको मैंने अवेलेबल करके दिया है। सब कुछ एक जगह पे, एवरीथिंग एट वन प्लेस। सो जब भी इंटरनल एग्जाम होगा तो आप यहाँ से सब कुछ रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हुआ। ओके, अगर आपको आई मीन अब भी कुछ डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मे बी आप बाद में रीड करें, रिवीजन करें, और फिर कुछ डाउट आता है तो यू कैन क्लियर इट विथ मी।